जय हिंद साथियों। मैं प्रतीक भारद्वाज आज आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो मैंने सोचा शायद इस टॉपिक पे बात करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग एक सोशल इशू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बनकर के उभर रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस और उसके आसपास के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का एवरेज इंक्रीमेंट होना, औसतन बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें सबसे पहले जानना होगा ग्रीन हाउस गैसेज और उसके इफेक्ट के बारे में। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की तो 5 मेन ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं: मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, निट्रस ऑक्साइड और पांचवा फ्लोरोनेटेड गैसेस। ये 5 की 5 ग्रीन हाउस गैसेस हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा गर्म रखने में हेल्प करती हैं और इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर ये 5 गैसेस ना हो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो हमारे अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जो एवरेज टेम्परेचर होगा, वो -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन ये 5 गैसेस के होने की वजह से हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इस टेम्परेचर में, इस एवरेज टेम्परेचर में जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, एवरेज इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर ये 14 डिग्री टेम्परेचर जो कि एवरेज है अर्थ का, अगर बढ़ के 14.5 हो जाए, फिर 15.5 हो जाए, फिर 16.5 हो जाए और 17.5 हो जाए, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे अर्थ के लिए जितना ज़रूरी है, अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो हमारे अर्थ के लिए उतना ही ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो जाते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की तो इसमें वाटर वेपर को बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट माना जाता है, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जब भी कोई भी फॉसिल फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूँ तो फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है कोल या पेट्रोलियम या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हम ट्रांसपोर्टेशन जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो हम या तो पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती हैं या डीजल पे गाड़ियाँ चलती हैं। इन दोनों की जलने की वजह से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। या जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो हमारी अर्थ की सी है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, चाहे वो ओशंस हो, जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें वेपराइजेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और वाटर वेपर ही सबसे ज़्यादा हीट ट्रैप करके रखने वाला ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो हमारी कंट्री में गर्मियां तो पड़ती है, साथ ही साथ एक चिपचिपी गर्मी पड़ती है जो कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो इसी वजह से हमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से खतरा है। अगर बात करें मीथेन गैस की तो मीथेन गैस सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलीज़ किया जाता है और उसके बाद ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी इसे रिलीज़ करती हैं। अगर बात करें निट्रस ऑक्साइड की तो निट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के जलने से प्रोड्यूस होता है और उसके बाद जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी निट्रस ऑक्साइड रिलीज़ किया जाता है। जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स अपनी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं तब ये निट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और ये निट्रिक ऑक्साइड जब बादलों में जाकर के मिलता है तो ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें फ्लोरिनेटेड गैसेस की तो फ्लोरिनेटेड गैसेस में सबसे ज़्यादा दो गैसेस कॉमन पाए जाते हैं, एक HFCs और एक CFCs। HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो कि रेफ्रिजरेटर से रिलीज किया जाता है और CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे घर के एयर कंडीशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि बात करें पहला तो राइज इन सी लेवल का बढ़ना या ऊपर आना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघलेंगे और वो पिघल करके सी का लेवल राइज कर देंगे। दूसरी बात करें तो सडन चेंज इन क्लाइमेट का मतलब कभी गर्मी है और अचानक से उस जगह पे आपको कुछ टाइम बाद
सर्दियां देखने को मिलेंगी, जहां पे सर्दियों का मौसम है वहां पे आपको गर्मियां देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही क्लाइमेट का सडन चेंज आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है, तीसरा इफेक्ट हो सकता है हीट वेव्स का चलना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा गर्म हवाएं बहेंगी और उतना ही ज़्यादा गर्म मौसम हो जाएगा। चौथा कह सकते हैं पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक मतलब टिड्डियों का अटैक या कीड़े मकोड़ों का अटैक। अभी रिसेंटली ही हमारे इंडिया में एक पेस्ट अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रीजन थे, जिसने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को हमारे ख़राब किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि आउटब्रेक ऑफ मैनी डिजीजेस, मतलब बहुत सारी बीमारियों को एक तरीके से आउटब्रेक होगा। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, लेकिन कोविड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही कितनी सारी बीमारियों का आउटब्रेक हो सकता है जिनका रीज़न कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग होगा, और इसकी वजह से कितनी सारी स्पीसीज खत्म हो सकती हैं। अगर बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसका सबसे रामबाण इलाज जो है वो है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए अच्छा होगा। ज़्यादा पेड़ होंगे तो कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है वो उतना ही कम होगा और उतना ही कम वाटर वेपर भी होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा, एकदम ज़्यादा पेड़ लगाना और बहुत कम डिफॉरेस्टेशन करना। मैं जानता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ कटेंगे तभी बहुत सारे जो वुड के प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। लेकिन अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो पहले लोग कहते हैं कि एक के बदले 4 पेड़ लगाइए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो एक के बदले 10 पेड़ लगाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अफॉरेस्टेशन करिए। जितना ज़्यादा अफॉरेस्टेशन होगा उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज होगा। दूसरा है सबसे अच्छा कि यूज़ मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितना ज़्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना कम फ्यूल कंज्यूम होगा, और जितना कम फ्यूल कंज्यूम होगा उतना कम कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हवा में रिलीज होंगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। और तीसरा जो है आपका वो है शिफ्टिंग आवर फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी, जैसे कि हमारा विंड एनर्जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी तरफ ध्यान लाएंगे उतना ही कम ध्यान हमारा फ्यूल्स की तरफ जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। बट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे जो हमारी एनर्जी हैं ये सब एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अगर हम इन पे रखें और हम अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जीज़ के बेसिस पे अपना डिज़ाइन करें, इनकी ही बेसिस पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन कुछ तरीकों से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, बट मैंने आपको ये मेन 3 तरीके बताए हैं। अगर हमने टाइम रहते ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया तो ये एक बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। अगर आप देखें तो मैं अगर पिछले 10 साल के डेटा की बात करूं तो पिछले 10 साल में 25 से ज़्यादा साइक्लोन इंडिया में आए हैं, और अगर मैं सिर्फ पिछले 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में 15 से ज़्यादा साइक्लोन इंडिया में आ चुके हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कहीं ना कहीं इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही रीज़न है। अगर आप देखें फ्लड की बात करूं तो पिछले 5 से 7 सालों में ही आपको बहुत सारे फ्लड्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो उत्तराखंड का फ्लड हो, चाहे केरला का फ्लड हो, चाहे गुजरात का फ्लड हो, बिहार का फ्लड हो, बॉम्बे का फ्लड हो, चाहे कहीं का भी फ्लड हो। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं आप और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसे हमें और आपको ही मिलकर के ठीक करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा। कोई भी, किसी भी देश की सरकार या कोई भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसे अकेले मिलकर कंट्रोल नहीं कर सकती। इसमें हमारा और आपका कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए प्लेज लीजिए कि आप हद से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आप सबके सामने और भी इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स ला पाऊँ। और इस पेंडेमिक के टाइम पे आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस पेंडेमिक के टाइम पे सुरक्षित भी होंगे। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने देश को सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखें। जय हिंद।